दरअसल उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और मित्र राष्ट्रों जिसमें कि फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन करीब करीब जीत चुके थे और जिनकी जीत पक्की हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ धूरी शक्तियों में शामिल जर्मनी, जापान और इटली में से जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था और सिर्फ जापान ही मित्र देशों को टक्कर दे रहा था। जुलाई 1945 में जर्मनी के शहर पोट्सडम में अमेरिकी जो प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमैन, इनके साथ साथ ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के उस वक्त के जो लीडर थे जोसेफ स्टॉलिन, इन तीनों की मुलाकात होती है और यहीं से जापान की तबाही की सबसे बड़ी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। और अब तक दुनिया इस तरह के किसी भी भयानक मंजर से न पूरी तरह से अनजान थी, क्योंकि तब तक दुनिया को परमाणु बम के मामले में ये तक पता नहीं था। ऐसे में पूरी दुनिया इस तरह के किसी भी खतरे से पूरी तरह से अनजान थी। बात आगे बढ़ती है और 6 अगस्त को सुबह 7 बजे जापानी रडारों को अमेरिकी विमानों का सिग्नल मिलता है और जिसके बाद जापानी सेना चेतावनी की सायरन बजाती है। लेकिन तब तक निराशा की सबसे बड़ी बात ये थी ना कि तब तक युद्ध इतना लंबा खिंच चुका था कि जापान के अंदर पेट्रोल की पूरी तरह से कमी हो चुकी थी और उन विमानों को रोकने के लिए इसीलिए जापानी सेना ने कोई भी विमान नहीं भेजा, या फिर यूं कहें कि इस वजह से जापानी सेना किसी भी विमान को तब उड़ा पाने में असमर्थ थी, क्योंकि उनके पास पेट्रोल खत्म हो चुका था या फिर लिमिटेड पेट्रोल बाकी था। जिसके बाद अमेरिकी वायुसेना के कर्नल पॉल डिपेट्स ने अपने B-29 विमान के इंटरकॉम पर 8:09 पर एलोगा गे की घोषणा करते हुए सभी को गॉगल्स लगा लेना और उन्हें अपने माथे पर रखने का आदेश दिया। दरअसल यह एक प्रकार का अलर्ट था जो कि परमाणु बम को लॉन्च करने के पहले दिया गया, जिसके बाद ठीक 8:15 पर लिटिल वॉइन मतलब कि पहले परमाणु बम को लॉन्च कर दिया गया। शुरू में वैसे तो इससे जो है जापान में हिरोशिमा के अंदर आओई ब्रिज को टारगेट करके गिराया गया, लेकिन यह अपने टारगेट से 250 मीटर की दूरी पर सीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। वैसे तो इस लॉन्च होने के बाद इस परमाणु बम को ना जमीन पर आने में महज 43 सेकंड लगे, लेकिन सबसे भयानक बात ये थी ना कि इसके फटने के महज 1 माइक्रो सेकंड के अंदर ही शहर से सब कुछ भाप बनकर उड़ गया। मतलब कि सब कुछ, इंसान, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि घास भी, शहर से यह सब कुछ ऐसे गायब हो गया जैसे इस शहर में कभी कुछ था ही नहीं। और इसके बावजूद भी अगर कुछ बचा तो वो जलकर राख हो गया और यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 1 माइक्रो सेकंड के अंदर हो गया। दरअसल इस परमाणु बम के बारे में जो सबसे भयानक चीज वो यह थी कि इसकी जो पावर थे, जो कैपेसिटी थे, वो 12,500 TNT के बराबर थी। और इसी वजह से जब यह परमाणु बम हिरोशिमा के ऊपर फटा तो वहाँ का तापमान अचानक से 10 लाख सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच गया। यह तापमान कितना ज्यादा होता ना, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किसी भी सूर्य व तारे की सतह का टेम्परेचर महज 6000 डिग्री सेल्सियस ही होता है। और यही कारण था कि शहर के अंदर इस बम के फटने के महज 1 क्षण के अंदर ही कंक्रीट को छोड़ करके धरती पर मौजूद हर चीज गायब हो गई, या फिर यूं कहे ना कि भाप बनकर उड़ गई। और जिसके बाद 1 क्षण के अंदर ही हिरोशिमा की कुल आबादी 2,50,000 के 30% यानी कि 80,000 के करीब लोग मौत की गाल में समा गए। यहाँ पर अलग अलग रिकॉर्ड्स में ये डेटा और ये नंबर अलग अलग हैं, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ ये नंबर्स मैटर नहीं करते, क्योंकि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। और यहाँ परमाणु बम के फटने के बाद इसके कई भयानक रूप साथ साथ मौत बनकर इस शहर के ऊपर बरसने वाले थे, जिसमें ये सारे के सारे बचे लोग भी मारे जाएंगे। और इसके इन्हीं भयानक प्रभावों में से एक था बम धमाके के बाद आसमान में भयानक तरीके से सैकड़ों मीटर तक मशरूम क्लाउड का बनना, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा शहर अंधेरे से ढक गया। शहर के अंदर पहले परमाणु बम विस्फोट और उसके बाद भयानक तरीके से मशरूम क्लाउड का बनना, इन दोनों ही कारणों से शहर की हवा से ऑक्सीजन लुप्त हो गई और इसी वजह से शेल्टर में जो लोग छुपे हुए थे ना, वो सांस ना ले पाने की वजह से मारे गए। मतलब सोच कर देखो ना कितना भयानक लगेगा जब आपके आसपास से अचानक हवा से ऑक्सीजन गायब हो जाए। इस अवस्था में आप सिर्फ और सिर्फ मौत का इंतजार करेंगे। इस शहर के अंदर पल भर में सब कुछ खत्म हो चुका था, महज कुछ माइक्रो सेकंड के अंदर सब कुछ भाप बनकर उड़ चुका था और जो चीजें बच गई वो जल कर राख हो गई। इन्हीं भयानक दृश्यों को देखकर जिस प्लेन से इस परमाणु बम को लॉन्च किया गया था ना, यानी कि एनोला गे प्लेन के सह पायलट कैप्टन लुइस रॉबर्ट ने बम गिराने के बाद अपनी लॉग बुक में लिखा, माई गॉड व्हाट हैव वी डन, मतलब कि भगवान हमने ये क्या कर दिया। वहीं दूसरे कप्तान वेपेनियर विलियम पार्सन्स ने नियमों के तहत एक कूट संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने बताया कि परिणाम सफल और विमान में हालात सामान्य। पृथ्वी पर यह पूरे मानव इतिहास की आज तक की सबसे भयानक मैन मेड डिजास्टर है, जिसमें परमाणु बमों का अब तक का पहला और आखिरी प्रयोग किया गया। अमेरिका द्वारा इसी ऑपरेशन के अंदर 9 अगस्त को दूसरा एटॉमिक बम फैटमैन को नागासाकी के ऊपर गिराया गया, जिसे दोपहर में B-29 बम वर्षक विमान से लॉन्च किया गया। आज की दुनिया में महज 9 देशों के पास ही 12,500 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स मौजूद हैं। बाकी देशों को अगर छोड़ भी दे तो यह आंकड़ा इतना बड़ा है ना कि इससे पूरी पृथ्वी को कई बार तबाह किया जा सकता है। और इसीलिए इस वक्त हम इंसानों के लिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा खतरा हम ही है। जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फटने के बाद जो हुआ, उसके प्रभाव से आज भी वहाँ के लोग उबर नहीं पाए और आज भी यहाँ पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो अपंग पैदा होते हैं। दुनिया अगर अतीत की ऐसी घटनाओं से सीख नहीं लेती है ना, तो आज रशिया और अमेरिका के पास अकेले ही इतने परमाणु वॉर हेड मौजूद है ना, जिससे पूरी पृथ्वी को कई बार तबाह किया जा सकता है।
और इसीलिए आज के समय में इंसानों के लिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा खतरा है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।